paper to English literature. So in the last class, we all started with the age of enlightenment, which is also known by other names as we covered. It is also known by other names such as the neoclassical age, the age of enlightenment, the age of reason, age of sensibility, right? Transition and the Augustan age. Why this particular age was known by different names is what we have already covered in the last class. आज की class में and we also covered a list of important periodicals and magazines which were associated with the age of enlightenment. ठीक है? So I hope that is pretty much clear to you all. ठीक है? तो हम लोगों ने कल हिस्ट्री को डिस्कस करा था दैट हाउ जेम्स वन जो एलिजाबेथ के बाद किंग बने, उसके बाद वी हैड चार्ल्स वन रूलिंग. ठीक है, ही वाज एग्जीक्यूटेड बाय इन द एज ऑफ मिल्टन, सिविल वॉर एंड इंटररेग्नम बाय द पीपल बिकॉज ही वाज लिविंग हेवी टैक्सेस ऑन द पीपल, क्योंकि स्पेन के साथ वॉर चल रही थी, है ना. तो ये देखिए चार्ल्स वन के बाद वी डिस्कस्ड दैट हाउ हिज सन चार्ल्स टू because of the execution that was taking place and everything, the haywire sort of civil war sort of a situation, because Milton की age में civil war ही होती है. Then we discussed that how Charles II जो थे वो फ्रांस से 1660 में वापस आते हैं, एज ऑफ रेस्टोरेशन होती है. क्विक सा रिकैप कर रहे हैं, ठीक है. 1660 में रेस्टोरेशन होती है. उसके बाद द एज विल बी कवर्ड बाय आंचल, जिसकी अगर हम लोग सीधा ही डायरेक्टली जंप करते टू द ऑगस्टन एज, टू द एज ऑफ ट्रांजिशन, आपको बीच वाला पार्ट समझ में नहीं आता. ठीक है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा जो है माइनर तरीके पे ये हिस्ट्री को डिस्कस करने की कोशिश करी, wherein we tried to see that how Charles I had two sons. One was known as Charles II, who had come in the Restoration period, was the king there, was a monarch during that time period, brought the French influence, reopened the theatres in 1660, and also we get to see इसी point of time पे he was also having multiple affairs. He was sleeping around with women, ठीक है, and he had many illegitimate children. Brothels में visit करते थे, बहुत ज़्यादा ये influence इनके ऊपर French वाला जो था वो. And while he was ruling, now he had no legitimate heir to the throne. So ये चीज़ भी important होती थी कि throne के ऊपर जो है legitimate heir होना important है. ठीक है, so he had इलेजिटिमेट चिल्ड्रन. उनमें से एक जो चाइल्ड था, उनका एक बेटा जो था इलेजिटिमेट, नाजायज, वो था ड्यूक ऑफ मनमथ. ठीक है, तो ये ड्यूक जो थे मनमथ वाले, ही वाज ट्राइंग टू fight for his position to be the king in England after Charles II's death, but sadly that could not happen because he did not have a kingdom, he did not have the right claim to the throne. ठीक है, उसी से फिर जब चार्ल्स वन की डेथ हो जाती है, उसके बाद हमारे कौन थ्रोन पे आते हैं? चार्ल्स II के ब्रदर, क्योंकि इन लाइन लेजिटिमेसी के हिसाब से फिर अगर इनका खुद का बेटा नहीं है कोई लेजिटिमेट, तो ऑफ कोर्स सेकंड इन लाइन यानी कि इनके भाई को जो था थ्रोन पे बिठाया गया, who was known by the name James II. जेम्स द फर्स्ट हमारे एलिजाबेथन टाइम पे, जेम्स द फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड. नाउ ही बिकेम जेम्स द II ऑफ इंग्लैंड. He followed Catholicism. He had also married twice. ठीक है, and from his first wife he had Mary the second and Anne, Queen Anne थी उनकी बेटी. ठीक है, दो लड़कियां हुई from the first wife and the second, through the second wife बहुत सारे बच्चे थे इनके बट अगर मैं मेजर दो की बात करूँ तो मैरी एंड एन फर्स्ट वाइफ से हुई मेजरली, एंड फ्रॉम द सेकेंड वाइफ he had a son named as James Edward, who was also known as the Old Pretender. ठीक है, तो कभी पूछ लिया जाए ओल्ड प्रिटेंडर कौन था? जेम्स II का बेटा जेम्स एडवर्ड. ठीक है, सो नाउ जेम्स II himself was a Catholic, and after Oliver Cromwell's rule and after Henry VIII, प्रोटेस्टेंटिज्म जो था वो ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जो था इंग्लैंड में, रोमन कैथोलिसिज्म बहुत कम हो गया था, एंड द प्रोटेस्टेंट्स वर अगेंस्ट रोमन कैथोलिक्स. ठीक है, सो रोमन कैथोलिक्स वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड बाय द प्रोटेस्टेंट्स. नाउ जेम्स II वॉज ए कैथोलिक. उन्होंने एक चीज समझ ली कि मुझे इन्होंने दो बेटियां जो थी उनको, क्योंकि देखा कि प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा हैं इन माय किंगडम, सो उन्होंने अपनी दो बेटियों को प्रोटेस्टेंट्स बनाया. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जेम्स एडवर्ड जो कि बाद में पैदा हुए, ठीक है, उसको उन्होंने कैथोलिक ही बनाया. नाउ जेम्स II हिमसेल्फ वाज अ कैथोलिक किंग. पहले तो ये सवाल आ जाता है कि स्टिल
why the country chose James the second who was a Catholic in the Protestant kingdom. प्रोटेस्टेंट्स जहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स है वहाँ पे कैथलिक्स को क्यों, कैथलिक किंग को क्यों चूज करा? नंबर वन रीजन वाज कि चार्ल्स II का कोई बेटा नहीं था लेजिटिमेट, ठीक है। नंबर सेकंड रीजन वाज कि ये कंट्री, इंग्लैंड जैसी कंट्री, इन द पास्ट years it had seen so many civil wars already that were happening between the parliamentarians, the roundheads, so on and so forth. So people, government, ये सारे लोग ऊब चुके थे अब from the civil wars, the fights, the conflicts that were happening. So they were like it's okay. And जेम्स टू ने एक रीजन दे दिया उनको, सब्जेक्ट्स को अपने, कि ठीक है मैं अपनी बेटियों को प्रोटेस्टेंट बना रहा हूँ, ठीक है। बट गलती फिर क्या कर दी जेम्स एडवर्ड को, जो कि उनका कैथलिक बेटा था, उसको कैथलिक बना के। नाउ व्हाट हैपेंड, मैरी द सेकंड हैड ऑलरेडी मैरिड अ ड्यूक ऑफ नेदरलैंड्स हु वाज नोन एज विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है। नाउ जब इनकी शादी हुई दोनों की, दे वर अप्रोच्ड बाय the Protestant subjects और public of England, and इन्होंने अप्रोच करके क्या कहा, अप्रोच करके ये चीज कही that हम लोगों को पता चल रहा है कि जेम्स II is planning to make James Edward, who is a Catholic, heir to the throne. तो हम नहीं चाहते कि हमारी गद्दी पे ऑलरेडी एक कैथलिक किंग था, हमने इसलिए जाने दिया कि चलो कोई नहीं, हमें कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एवरीथिंग नहीं चाहिए, लेकिन नाउ वी डोंट वांट द कॉन्फ्लिक्ट्स अगेन टू हैपन, वी डोंट वांट अ कैथलिक किंग सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड गाइडिंग अस, और कैथलिक सब्जेक्ट्स की तरफ सिंपैथी दिखाए। सो these people, they went to marry the second, who was the daughter of James II, and her husband, that was William of Orange. Now 1688 में इन दोनों ने अपने, मतलब विलियम ऑफ ऑरेंज ने अपने फादर इन लॉ, दे डिडंट हैव अ रियली गुड रिलेशनशिप एज वी सॉ इन द लास्ट क्लास की वीडियो में, मैरी और उनके हस्बैंड विलियम ऑफ ऑरेंज ने, दोनों ने जेम्स II को गद्दी से हटा दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाज, दिस पर्टिकुलर event happened in the year 1688, which we know as the Glorious Revolution. The Glorious Revolution to bring again the Protestant people on the throne. The Glorious Revolution which did not shed any sort of blood, ठीक है, इसको bloodless revolution भी बोला जाता है, bloodless glorious revolution, क्योंकि कोई भी bloodshed नहीं हुआ था, ठीक है। So that thing happened here. So after several time period हम देखते हैं कि Mary also she plans children and everything, तो बहुत सारे इनके भी miscarriages and something happens, so she couldn't have a child with William of Orange. Hence बात फिर आ जाती है कि अब इनकी डेथ हो गई है, तो who will come on the throne? Now they didn't have children, so मैरी की सिस्टर अब क्वीन बनेगी, क्योंकि जेम्स एडवर्ड तो कैथलिक है, उनको तो थ्रोन पे लेके नहीं आना। So when Queen Anne she started ruling, that from that age we see वो अलेक्जेंडर पोप, हमारे जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील की एज में जो हमारी ruler रह रही हैं, she is a female known by the name Queen Anne. Now Queen Anne was herself very short, stout, जैसे हमने कल पढ़ा, and she had also many miscarriages, ठीक है, बहुत miscarriages हुए थे, बहुत pregnancies fail हुई थी इनकी, है ना, and all of it happened, and again maybe this was a problem, this was some sort of a problem in their family, कि किसी का भी बच्चे जो है वो survive नहीं कर पा रहे थे due to several reasons, ठीक है। Now again this thing again happened with Anne. Anne का भी कोई बच्चा जो है survive नहीं कर पाया, so eventually what happened was she had to seek कि अब lineage कौन सी continue करी जाए, ठीक है। So she was the last Stuart monarch as we covered. 1701 में तो पहले Act of Settlement जो था वो बनाया गया, और इस Act of Settlement में क्या बात बोली गई कि from now onwards we are going to stop, we are going to get it in the written paper that from now onwards no Catholic will become the king of England ever. तो कोई कैथलिक क्लेम ही नहीं कर सकता इंग्लैंड के ऊपर अपना रूल. Each and every monarch that will come should be a Protestant, ठीक है. एंड सबसे पहले जो हमारे फिर इसके बाद क्वीन एन की डेथ के बाद जो आते हैं, दैट इज जॉर्ज वन, किंग जॉर्ज वन. सो ही वाज द फर्स्ट हैनोवेरियन किंग, कि अब इससे बाद से हैनोवेरियन डायनेस्टी चलती आ रही है, कि जॉर्ज वन जो है ही विल बी यू नो, एंड ही वाज अ वेरी वेरी डिस्टेंट कजिन ऑफ क्वीन एन.
So she wanted the bloodline to continue. Hence she asked, she gave the permission to George the first to be द एंड वो प्रोटेस्टेंट भी थे, तो लोगों की भी बात रह गई कि हाँ ब्लड लाइन में से ही कोई निकल के आया है टू बी द monarch ऑफ इंग्लैंड. एंड ऑल्सो नाउ द थिंग्स वर सेटल्ड दैट नो पीपल फ्रॉम द कैथलिक उसमें अपनी क्लेम टू द थ्रोन कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है. Then we also saw another very important event happening in this particular time period, which came to be known as the Act of Union between two different countries, kingdoms of Scotland and England, which later on came to be known by this particular time period as the Great Britain. Now what happened with that? इस Great Britain के जो first prime minister बने वो हमारे हॉरेस वॉलपोल के पापा जी. ठीक है. रॉबर्ट वॉलपोल जो थे, he became the first prime minister. देन अब मैं मैगजीन्स एंड एवरीथिंग डिस्कस नहीं करूंगी, थोड़ा पॉलिटिकल स्टांस ही कर रही हूँ. तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एज ऑफ ट्रांजिशन है बिफोर रोमांटिक एज, हमारे पास 3 रूलर्स हैं फ्रॉम 1700 टू दी 1800 और 1798 के हिसाब से. क्वीन एन है, किंग जॉर्ज 1 एंड किंग जॉर्ज 2, 1820 तक ये रहे थे. ठीक है. तो रोमांटिक एज आपकी 1832 तक चलती है, तो मिड वे आप रोमांटिक एज तक ये कंसिडर कर सकते हो, किंग जॉर्ज 2 stayed. Also I told you that from now on we will not be focusing on the history, much of the history, but yes of course थोड़ा सा political landscape को discuss करते रहा करेंगे ताकि clarity रहे. अच्छा, इसके बाद I told you the difference between the two parties that were there in England. जैसे पहले during the Civil War and interregnum, the age of Milton, we see that there were two parties, roundheads and parliamentarians. Here we get to see दैट कौन सी पार्टीज रहती हैं. इधर हमारी जो पार्टी आ जाती है वो है विग्स एंड टोरीज. नाउ द विग्स वर द पीपल हु वर विग्स, मैंने आपको याद दिलाया था कि डब्ल्यू को अंडरलाइन करके वर्किंग क्लास यानी मर्चेंट्स एटसेट्रा से याद रख लेना. ठीक है. सो दीज वर द मर्चेंट क्लास, दीज वर द पीपल हु वैल्यूड फ्रीडम of people, freedom of the rights of the people, etc., so on and so forth. And Robert Walpole, he was a Whig person, he was from the Whig party who became the this leader, this prime minister of the Great Britain. On the other hand, we had Tories. Now Tories were from the upper class. Tories were the ones who belonged to aristocracy. They belonged to they were the landowners. इनके connections होते थे with the kings. ठीक है. And they used to जैसे हमारे cavaliers या रॉयलिस्ट्स जो थे वो किंग को सपोर्ट करते थे, उसके डिवाइन राइट को सपोर्ट करते थे. द टोरीज सेम वे वर सपोर्टिंग द डिवाइन राइट ऑफ द किंग. ठीक है. एंड ऑल्सो सपोर्टिंग द किंग. ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है. फिर इसके बाद हमने कुछ लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स करी जो कि काफ़ी बड़ी थी. ठीक है. Literary background, I discussed about the coffee houses, and we also discussed about the Scriblerus Club, the Kit Kat Club, the Society of Antiquarians. ये सारी चीज़ें जो है हम कल कवर कर चुके थे. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. And I asked you, this was your homework, elegy written in a country churchyard. Let me ask for the tab. So elegy written in a country churchyard, उसके important chords, opening and closing lines, and Oliver Goldsmith की 2 poems, The Traveller and The Deserted Village की summaries पढ़ने के लिए बोला था मैंने आपको. ठीक है. So yeah, that's it. Now let's move to
Now, what were the literary features of this particular age? Let's just discuss. I tried to tell you all that how during this particular time period people were trying to refer to the classical writers of the Roman, Greco-Roman period, जैसे हमारे Horace हो गए, है ना, हमारे Homer हो गए, Virgil हो गए. These people had penned down important pieces of poetry. जैसे Homer ने Odyssey लिखा था, Virgil ने Aeneid लिखा था. So Virgil wrote a book, an epic poem in 12 वो, which जिससे हम लोग ने देखा था that how Milton got inspiration to write a piece of poetry that was divided in 12 books, right? And those 12 books, उनका structure जो था वो वर्जिल की एनियड के ऊपर था. This age known as the Augustan age, referring to एम्परर ऑगस्टस. ठीक है, तो यहाँ पे उन राइटर्स के ऊपर these writers will model their writing, but the writing style will change a little bit. How will it change? The satire will be there. ठीक है, लोग satires देंगे. अगर हमने if you remember we tried discussing about the rape of the lock, तो एक बाल की लट को कट करने पे एक इंसान ने 5 कैंटोज में पोएट्री लिख दी. Alexander Pope wrote a really very long poem on the cutting of or chopping off of a lock. ठीक है, एंड देन ही ऑल्सो रोट, हम आज इसी चीज को कवर भी करेंगे, दैट उन्होंने इसी चीज को दिल पे ना लगाने के लिए, बिकॉज इट वॉज अ मॉक एपिक पोम and it was inspired by a true event in reality, that Arabella Fermor नाम की एक लड़की थी, उनके बाल की एक लट को दिस लॉर्ड पेट्रे उन्होंने चॉप कर दिया था, एंड उसके ऊपर उनके फ्रेंड अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड ने बोला था दैट दिस इज सच अ ट्रिवियल थिंग that the families are fighting over a chopped lock of a girl's hair, so you should write a poem that should be mock epic poem on this particular stance. ठीक है, तो सटायर बहुत ज्यादा थी. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड वाज मैन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जेन्युइनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों को देखा जाएगा. ठीक है, उनके फॉलीज एंड एवरीथिंग. द गोल्डन एज, मेन ऑफ लेटर्स. ठीक है, क्रिटिकल स्पिरिट थी, आर्टिफिशियल सोसाइटी थी, पीपल वर जस्ट एंड जस्ट ट्राइंग टू लुक गुड. ठीक है, ये होता था. सेल्फ कॉन्शियस एंड डिलिबरेट आर्ट होती थी. द एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ द मिडिल क्लास, ये लिटरेचर का ऑब्जेक्टिव होता था. ठीक है, हम बहुत सारी अगर हम देखें यहाँ पे, सटायर वॉज देयर ऑफ द पब्लिक फिगर्स एंड लिटरेरी फिगर्स. यू विल सी, जैसे ड्राइडन, आप रेस्टोरेशन एज जब आंचल के साथ करोगे, एक बड़ी पोम आएगी विच विल बी नोन बाय द नेम मैकफ्लेक्नो. ठीक है, तो मैकफ्लेक्नो के बेसिस के ऊपर ही समवेयर और द अदर उसमें भी सटायर है. उसी तरीके से अलेक्जेंडर पोप विल बी राइटिंग satire, and that satire बच्चे will be known as the name would be the Dunciad. ठीक है, goddess of dullness के ऊपर होगी. gentle irony थी. the graveyard school which used to talk about decay and death. ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया था. their major themes were sadness, melancholy, death के ऊपर. ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी. people were highly self-conscious, that's why the age of reason. ठीक है, a deep sense of humanism. गोल्डस्मिथ, ग्रे एंड पोप के वर्क्स में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है. ह्यूमनिज्म, ह्यूमंस आर इम्पोर्टेंट, ह्यूमंस एज द सेंटर. ठीक है, सो ह्यूमंस आर मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एज इफ वी ट्राई टू कंपेयर इट विद द अदर पीपल. ठीक है, then accepted the intellectual, other people in the sense, other aspects, other people in the sense the theologians. So humans as humans are important rather than deriving guidance and everything. प्रॉपर स्क्रिप्चर्स के ऊपर नहीं जाना है. ठीक है, एक्सेप्टेड द इंटेलेक्चुअल प्रीमिसेस ऑफ द इनलाइटनमेंट, पेस्टोरल इन्फ्लुएंस. हमारे जो अलेक्जेंडर पोप हैं ये भी पेस्टोरल्स लिखेंगे. 4 पेस्टोरल्स आई थिंक ही रोट ऑन डिफरेंट सीजन्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, प्रीडोमिनेंट प्रेजेंस ऑफ क्लासिकल ऑथर्स इन लर्निंग, स्टाइल ऑफ क्लासिकल ऑथर्स इन लर्निंग. ठीक है, डेफिशिएंट ऑन द साइड ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन. तो इमोशन और इमेजिनेशन इसका लैक था. Town poetry neglects the humbler aspects of life, nature, landscape, town things, wanting in all romantic elements, unsympathetic towards even Chaucer, Spenser and Shakespeare's poetry. ठीक है, चलो, और बड़ी ही सुपरफिशियल लैंग्वेज, बड़े बड़े वर्ड्स, क्योंकि क्लासिकल राइटर्स से दे वर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. सो किसी को बोलना, देखो ये एक आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल का एग्जाम्पल है. गॉड रेस्ट हिज सोल
को लोगों ने क्या बोलते थे बेसिकली, अगर somebody passed away तो इस चीज को इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों से बोला जाता है, eternal blessings on his shade attend, ठीक है. सो जस्ट से गॉड रेस्ट इन हिज सोल और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस ना, हम बोलेंगे टू एटर्नल, हम बोलेंगे eternal blessings on his side attend, ठीक है. So adhere to the closed couplet as the only possible form, the heroic couplet which has been used by Alexander Pope in the Rape of the Lock etc. And later on it grew monotonous in the longer run. Hence there will be, अब जब किसी भी एज का लिटरेचर लिखा जाएगा उस एज में ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी that people somewhere or the other, something new will try to be resurfacing on the forefront. What we get to see is people will try to write more, and write more in the sense वो लिखते लिखते नहीं, आप जब मेरे साथ ना हम लोग कल्चरल स्टडीज करेंगे तो एक बड़े ही प्रोमिनेंट हमारे कल्चरल थियरिस्ट आते हैं, उनका नाम है रेमंड विलियम्स. तो रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं, थोड़ा क्रॉस रेफरेंसिंग वाला एस्पेक्ट रहता है इन हाउ आई टीच. सो जैसे कैंटरबरी में भी हमने मर्डर इन द कैथीड्रल थोड़ा सा डिस्कस करा था. तो रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं दैट व्हेन ईच एंड एवरी कल्चर, हर एक सोसाइटी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तीन कल्चर्स रहते हैं. एक कल्चर इज नोन एज अ डोमिनेंट कल्चर विच इज इन पावर, जो मोस्टली लोग फॉलो कर रहे हैं. देन वी हैव अ रेजिडुअल कल्चर, दैट इज द कल्चर ऑफ द पास्ट, पुरानी एरा का थोड़ा सा कल्चर जो बच कुछ गया है चुच्चू सा, ठीक है. एंड देन वी हैव द थर्ड वन, डोमिनेंट, रेजिडुअल एंड इमर्जेंट. इमर्जेंट यानी कि जो अब अभी इमर्ज कर रहा है, विच इन द कमिंग टाइम्स माइट टेक प्लेस ऑफ द डोमिनेंट, ठीक है. तो इसी तरीके से अगर आप हमेशा ये अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे, यू विल सी दैट लेट्स जस्ट कंसिडर डोमिनेंट कल्चर आजकल क्या है, ओवर साइज्ड कपड़े पहनने का, बैगी क्लोथ्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो पीपल यूजुअली फॉलो दैट. ये मैं सिर्फ फैशन में अभी बता रही हूँ. And still there are people who wear skinny jeans, skinny tops and everything. That is the residual, पुराने कल्चर का कुछ बचा कुचा है, ठीक है. एंड इमर्जेंट क्या हो सकता है, इमर्जेंट कुड बी एनी कल्चर. जैसे हमारी मान लीजिए माई मदर ड्यूरिंग हर टाइम शी यूज टू वेयर अ फ्रॉक सूट विद सलवार, लाइक इन द सेंस अनारकली तब सलवार के साथ पहने जाते थे. तो वो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है अब धीरे धीरे वापस से. सो इसी तरीके से अगर आप आने वाली पिछली एज में क्या था, रेस्टोरेशन में, रेस्टोरेशन जो रहेगी उसमें विट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सार्काज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्विप, रीपार्टी, लोग जो है कॉन्वर्सेशंस में इंडल्ज होंगे एक दूसरे की बेइज्जती करते करते, ठीक है. ये रेस्टोरेशन कॉमेडी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि रिपार्टी होती है. रिपार्टी मतलब तूने मुझे कुछ कहा तो आई एम जस्ट रिप्लाइंग, मैं उससे भी बड़ा विट वाला रिप्लाई दे रही हूँ, ठीक है. सो इस तरीके से पुरानी उसका कल्चर रह जाता है, ठीक है. इस एज में हमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल लैंग्वेज देखने के लिए मिल रही है. रीज़न यानी कि ज़्यादा फोकस किस पे जा रहा है, ज़्यादा फोकस जा रहा है रैशनल पे. एंड इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ राइटर्स ऐसे लिखेंगे हु आर फोकसिंग ऑन इमोशंस, सेंसेस, इमेजिनेशन. सो द नेक्स्ट एज विल कम रोमांटिक एज, विच विल नाउ बिकम, विच वॉज इमर्जेंट इन द एज ऑफ पोप बट नाउ विल बिकम डोमिनेंट. एंड एज ऑफ पोप की जो इमेजिनेशन, एज ऑफ पोप की जो रीजनिंग एबिलिटी है वो रोमांटिक एज में कई कई राइटर्स में रह जाएगी, ठीक है. सो ये इस तरीके से समझने की कोशिश करनी है कि जब ये मोनोटोनस हो गया देन धीरे 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 वी फाइंड राइटर्स सच एज विलियम ब्लेक हु इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म. तो वो थोड़ा विजनरी पोम्स लिखते हैं, ठीक है. Now coming to talk about Alexander Pope, the very first fact is really very important, could be asked in statement based questions. आपसे assertion reason में या statement 1 statement 2 में पूछा जाता है, जा सकता है that, and ये years पूछे जाते हैं. जैसे मैथ्यू आर्नल्ड he died in the year 1888 I think, and 1888 में ही टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था, ठीक है. तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं. कमिंग बैक अगेन टू 1688, दिस बिकम्स अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट अलेक्जेंडर पोप वाज बोर्न ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हेन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन हैपेंड, ठीक है. ग्लोरियस रेवोल्यूशन, विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी द सेकंड, दे removed King James II from the throne and became the joint monarchs, ठीक है. और इसी ईयर पे जो हमारे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के जॉन बनियन है उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है.
अच्छा, रोमन ही, अच्छा ये अलेक्जेंडर पोप, इवन तो आज हम उन्हें बड़े ऐसे जोरों शोरों से पढ़ते हैं कि वाह क्या वर्क्स लिख के गए हैं वो, बट वन थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर पोप was that we saw that the monarch is a Protestant. So monarch is Protestant, major people, major subjects in England, they are Protestant, but being a Roman Catholic in the time of the Protestants was something to be afraid of. ठीक है, so he, and afraid of in what sense, that people will discriminate with you, people will look down upon you, ठीक है. So he belonged from a Catholic family. Catholic family से थे ही थे, तो लोग इनके साथ ज्यादा जमती नहीं थी लोगों की इनके साथ, ठीक है. सो ही वाज फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली, हैपहैजर्ड सी फॉर्मल एजुकेशन हुई है, नेवर एन एक्यूरेट स्कॉलर, मतलब ज्यादा स्कूल में नहीं पढ़े. Catholics were looked down upon and held under suspicion, could not in the parliament, could not sit in the parliament, जो act of settlement वगैरह में बात हुई थी, और hold any office. So हमारे जो Alexander Pope हैं, he was constantly criticized and attacked in the media, in the periodicals, the newspapers, in the books, etc. Pope's relations with contemporaries were a tangled record of miserable jealousies and quarrels. ठीक है, तो लोग इनसे कई जेलस होते थे, कईयों से ये जेलस होते थे, तो वो टैंगल्ड टैंगल्ड सा रिलेशनशिप था इनका अपने कंटेम्प्रेरीज के साथ, फुल ऑफ जेलसीज, फुल ऑफ क्वारल्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रॉनिक इल हेल्थ. बहुत कुछ इनकी अच्छी हेल्थ नहीं थी. ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन हु वॉज, क्या कहते हैं उनको, आई एम नॉट गेटिंग द इंग्लिश वर्ड. ही वॉज, इनकी कूब निकला हुआ था पीठ में, सो ही वॉज शॉर्ट इन हाइट, एंड शॉर्ट के साथ साथ इनकी कूब निकला हुआ था पीठ में, ठीक है. So with that as well, when he used to, like, people didn't like him because of that as well. So basically Alexander Pope during his time period faced lots and lots of difficult situations, discrimination based on him being a Catholic, him being short heighted, him being a person जिसकी कूप निकला हुआ है, ठीक है. So बहुत सारी चीजें हुई इनके साथ. He was acquainted with William Wycherley, Wycherley the country wife, ठीक है, जो आपके रेस्टोरेशन एज में आप एक कॉमेडी पढ़ोगे, ठीक है. लेटर डिक्लेयर्ड हिज वर्स टू बी वर्थलेस एंड पार्टेड कंपनी. तो पहले ही वॉज एक्वेंटेड विद विलियम वाइचर्ली, बट इवेंचुअली दोनों में दरारें आ गई एंड पोप ने बोल दिया. 3 periods इनके देखे जाते हैं, अर्ली एंड लेट पीरियड ऑफ ओरिजिनल वर्क एंड अ पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन इन बिटवीन. सो अर्ली पीरियड, पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन, later period. So early period, period of translation, and later period. अभी तक क्लियर हुआ? I have the tab if any one of you has joined. क्यों नहीं आते हो आप लोग लाइव सेशंस में? डाउट सेशंस में आ जाया करो बताने के लिए that how the classes are going on. ठीक है, चलो इनका पहले अर्ली पीरियड के वर्क्स देखते हैं. कुछ आपकी बुक में दिए होंगे, कुछ अगर नहीं तो प्लीज नोट डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है. सो ड्यूरिंग हिज अर्ली पीरियड certain miscellaneous poems were written, and he wrote 4 pastorals: spring, summer, autumn, winter. Now what would be pastoral poetry? Pastoral poetry जो होती है उसमें सेटिंग ग्रीनरी होती है, पेस्टोरल सेटिंग होती है, ठीक है. वी ऑल्सो सी दैट शेफर्ड्स एटसेट्रा इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, तो पेस्टोरल पोएट्री ये होती है, ठीक है. फैशन ऑन वर्जल इन द आर्टिफिशियल मैनर. फिर इनका एक और वर्क था द मसीहा, a poetic rendering of the messianic passages, book of the Isaiah of the Bible. So ये इन्होंने poetic rendition करी थी. Windsor Forest, which is topographical poetry, the landscape described from a vantage point in the time period that he was living. ठीक है, so ये अर्ली पीरियड इनका ओरिजिनल वर्क्स का था, ठीक है. लेटर पीरियड भी ओरिजिनल रहेगा, बीच वाला बस ट्रांसलेशन का रहेगा. सो अर्ली पीरियड बिफोर 1715
he wrote these works. Then we have early period में ही an essay on criticism. अच्छा, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है. इन्होंने दो essays लिखे, essay on criticism and essay on man. Both of them are poems. ठीक है, it is a poem. Interpretation of the literary creed of the age, not very original, inspired by Horace's Ars Poetica. ये important है, this point is important. Inspiration and Boileau's La Art Poétique. Then he wrote poems, two narrative poems, Elegy to the Memory of an Unfortunate Lady, Eloisa to Abelard, which is a tragic love story cast in Ovid's style. So he was taking, I told you, neoclassical age, taking inspiration from the classical writers and penning things down. Beautifully written. Look at this. These are the quotes from Essay of Criticism. ठीक है, good nature and good sense must ever join. To err is human, to forgive divine. And look at this one. It is not a lip or eye we beauty call, but the joint force and full result of all. So here he is not. Let me incorporate a page. ये आपके quotes हैं. Then what woeful stuff this madrigal would be in some starved hackney sonneteer or me. But let a lord once own the happy lines, how the wit brightens, how the style refines. Then great wits sometimes may gloriously offend and rise to falls true critics dare not mend. So essay on criticism is basically how to criticize a work of art. ठीक है, तो रोल ऑफ क्रिटिक की बात कर रहे हैं इसमें. फ्रॉम वल्गर बाउंड्स विथ ब्रेव डिसऑर्डर पार्ट
and snatch a grace beyond the reach of art. Our judgments, like our watches, none go just alike, yet each believes his own. Be not the first for whom the new art tried, not yet the last to lay the old aside. Very beautiful. This one is also good. We think our fathers fools, so wise we grow. Our wiser sons no doubt will think us so. कि हमारे बारे में तो हमारे wiser sons यही सोचेंगे कि हमारे पिताजी is a fool. ठीक है. Then, but where's the man who counsel can bestow? जो advice दे सकता है. Still pleased to teach and yet not proud to know. कि अपनी knowledge पे उसको वो नहीं है, मान नहीं है. ठीक है. तो ये इसीलिए मैं आप लोगों को साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ ये वाली quotations, because इनकी quotations जो हैं they are asked in the paper. नोट डाउन करो ये 3 फ्रॉम essay on criticism. Then we have, at every trifle take offense that always showed great pride or little sense. जो छोटी छोटी बात पे ऑफेंस ले देता है, या तो दिखाता है कि वो इंसान बड़ा अपने आप में मान करता है, प्राइडफुल है, ठीक है, और या तो उसको बहुत कम समझ है. Then at last the only couplet fraught with some unmeaning thing they call a thought and needless Alexandrine ends the song. Alexandrine एक rhyming scheme होती है that like a wounded snake drags its low length along. Alexandrine जो है उसमें आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, इतनी लंबी poem. Then first follow nature and your judgment frame by her just standard, which is still the same. Unerring nature, still divinely bright, one clear, unchanged, and universal light. Then we have, some have at first for wits, then poets past, turned critics next, and proved plain fools at last. All seems infected that the infected spy, or as all looks yellow, oh ho, to the jaundiced eye. All seems infected that the infected spy. उस इंसान को सारी चीज infected लगेगी जो उसको, मतलब basically he is trying to say that a person who tries to find faults in everything will find a fault in everything. जैसे कि एक जॉन्डिस्ड पीलिया, जिसकी आंख में पीलिया हुआ होता है तो उसको सारी चीजें पीली दिखती हैं. ठीक है, तो देख पा रहे हो कि ये इंसान कितना विटी था. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम. Next we have, trust not yourself but your defects to know, make use of every friend and every foe. कितने लाइफ लेसन्स देके जा रहे हैं पोप साहब हमें. ठीक है, where beams of imagination play, the memory's soft figures melt away. Soft is the strain when Zephyr gently blows, and the smooth stream in smoother numbers flows. But when loud surges lash the sounding shore, the hoarse rough verse should like the torrent roar. When Ajax strives some rock's vast weight to throw, the line too labors and the words move slow. Not so when swift Camilla scours the plain, flies over the unbending corn and skims along the main. इनका राइटिंग स्टाइल देख रहे हो, ही इज राइटिंग इन राइम्ड कपलेट्स, जो हीरोइक कपलेट में लिख रहे हैं ये. Expression is the dress of thought and still appears more decent as more suitable. A vile conceit in pompous words expressed is like a clown in regal purple dressed. ठीक है, expression is the dress of thought. आप कैसे express करते हो writing में? It's the dress of thought and still appears more decent as more suitable.
वाइल कंसीट, अगर आप कोई ऐसी, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्स क्या कर रहे थे, कंसीट्स का यूजेज कर रहे थे। जैसे अगर आपने जॉन ड्राइडन पढ़े होंगे, जॉन डन पढ़े होंगे, तो डन जो है अपनी पोएट्री में कहते हैं कि एक पोम लिखी है उन्होंने, फ्ली करके लिखी है शायद, तो फ्ली पोम में वो कहते हैं कि वो फ्ली मेरे खून में भी बैठी है, वो भी मुझे भी काट के गई है, वही फ्ली तुझे काट रही है, तो अब हम दोनों का ब्लड मिक्स हो गया। तो ये थोड़े कंसीट्स यूज करते थे जो मेटाफिजिकल टाइम पे जो राइटर्स थे। तो ये कह रहे हैं कि एक गलत जो कंसीट होती है, वाइल कंसीट जो है, इन पॉम्पस वर्ड्स एक्सप्रेस, जिसमें आप बड़ा बड़ा के लिख रहे हो चीजें, बड़े बड़े शब्द भारी भारी यूज कर रहे हो, तो उस कंसीट इज लाइक अ क्लाउन, एक जोकर है रीगल पर्पल ड्रेस में, ठीक है, रॉयल पर्पल ड्रेस में, जैसे एक जोकर है उस तरीके से लगता है, ठीक है। तो मतलब अगर किसी की बेइज्जती करनी है, just look at him, the words, and in elegant ways, not in like demeaning wo, that you will find it funny. You will find it very funny. अरे, a tree is a nobler object than a prince in his coronation robes. With pleasure, own your errors past and make each day a critic on the last. As some to church repair, not for the doctrine, but the music there. These equal syllables alone require, though oft the air, the open vowels tire, while expletives their feeble aid to join, and tend low words oft creep in one dull line. ठीक है, तो ये मॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। True ease in writing comes from art, not chance. As those move easiest who have learned to dance, it is not enough, no harshness gives offense. The sound must seem an echo to the sense. ये Homer nods वाला question PYQ आया हुआ है आपका. Those oft are stratagems which errors seem, nor is it Homer nods, but we that dream. Men must be taught as if you taught them not, and things unknown proposed as things forgot. ये देख लिया था. PYQ 2024 अगस्त 2024. और लेकिन अगस्त 2024 में भी उन्होंने गलत डाला था. गलत डाला था इन व्हाट सेंस? उन्होंने यहाँ पे लिख दिया था लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. तो ये मिस रेड कोट बहुत बार है. इट इज मिसरेड एज अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग इज द रियल कोट, ओरिजिनल कोट, कि बहुत कम अगर आपने लर्न किया है वो बड़ी डेंजरस थिंग है, क्योंकि ना आपको पूरा पता है ना आपको आधा पता है, तो आप गलत समझ सकते हो चीजों को. Drink deep or taste not the Pierian spring, their shallow draughts intoxicate the brain, and drink largely sobers us again. Let such teach others who themselves excel, and censure freely who have written well. This one has also been asked in your PYQs. मैं लिख दूंगी ना साथ साथ में कि ये PYQ वाले हैं. uh, True wit is nature to advantage dressed, what oft was thought, but never so well expressed.
This one. Words are like leaves. Words are like leaves, they most abound. Much fruit of sense beneath is rarely found. ठीक है. Let me use a bright color. This one was your PYQ. Note down. And why am I covering them in the classroom? Because I know that you guys might not in your own time. ठीक है. और ये important है, so I can't risk. चले अब आगे वाले वर्क पे. Next comes The Rape of the Lock, which is a masterpiece by Alexander Pope. Now, when we try talking about The Rape of the Lock, अच्छा एक चीज रह गई है जो आपके 4 pastorals वगैरह है, इनकी years and everything लिख लीजिए. 4 pastorals written 1704 and published in the year 1709. ठीक है. Then we have Messiha, ये 1712 में ही लिखी गई थी. Then we have Windsor Point जो है, this one was modeled upon Virgil. And this one was in 1730. And as I told you, he was 4 feet 5 inches. ठीक है, this was his height and short height, and also had a hunchback. ठीक है. अब आ जाते हैं रेप ऑफ द लॉक पे. It appeared in Lintott's Miscellanies in the year 1712 for the very first time. ठीक है. And when it appeared for the very first time, I'll make you guys note it chronologically down, because it was जब ये Lintott's Miscellany में आया था, then it was published anonymously. No name of the writer was penned कि किसने लिखा है. अदर फैक्ट्स देखते हैं. हैपेंड ऑन द रियल लाइफ एराबेला फर्मर, लॉर्ड पेट्रे मैंने बता दिया था. अ प्रैक्टिकल जोक लीडिंग टू अ फैमिली फ्यूड. मॉक एपिक है, हीरोइक कॉमिकल है, हीरोइक कॉमिकल ट्रिवियल अकरेंसेस, द मोस्ट परफेक्ट थिंग ऑफ इट्स ओन काइंड. क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, रेप ऑफ द लॉक को मैथ्यू आर्नल्ड ने क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ बोला कि हम कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो उनका बतंगड़ बना लेते हैं. ठीक है.
So Arnold called it a criticism of life. I'll make you guys note down certain important chronological facts related to rape of the lock. ठीक है? चलो. So 1712 में it was published in 2 cantos only in Lintet's Miscellany. ठीक है? Lintet's Miscellany, but it was published anonymously without any name. It was published anonymously. Then we have 1714. It was published in 5 canto version. So 5 cantos mein it was published. ठीक है? And this time it had this thing written by, मतलब सेकेंड टाइम 1714 में अपना नाम इन्होंने वहां पे बता दिया था that I am the author. Then in the year 1717, Clarissa is a character in The Rape of the Lock. So her separate speech is added in the year 1770 in the version here. So Clarissa's speech जो है, it is added, and it is said that this particular one was sold in 4 days. इसकी बहुत सारी कॉपीज हो गई थी, 4 दिनों में ही बिक गई थी. ठीक है? Moreover, an important fact to note down here is that Pope wrote a work, A Key to the Lock. कौन सा लॉक? रेप ऑफ द लॉक. A Key to the Lock 1714 में पोप ने लिखी थी, which was, of course, Alexander Pope ने ही लिखी थी, but under a pseudonym. So he used a made up name, not his real name. Pseudonym use करा था. What was the pseudonym? एस्द्रास. प्लीज ये पूछा जा सकता है. एस्द्रास बानवेल्ट, BARNWELT. Esdras Barnevelt. And why he wrote this? The idea of a key to the lock was not to take, to advise the audience not to take the poem, an audience तो audience, but उस फैमिली को मॉक करके लिखी थी. तो उस फैमिली को भी एक सॉर्ट ऑफ अ बर्लेस्क था. बर्लेस्क मतलब फनी, कोई इंसिडेंट सीरियस हुआ है उसको फनी मैनर में दिखा रहे हो, या ट्रिवियल इंसिडेंट हुआ उसको बड़े तरीके से सब्जेक्ट मैटर को दिखाना. सो उस फैमिली को भी सिखाना कि तो छोटी मोटी बात थी, इस पे क्या इतनी, यू नो, टू नॉट टू टेक द पोम सीरियसली. ठीक है? सो सर्टन फैक्ट्स अबाउट द रेप ऑफ द लॉक.
ऑल्सो अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर पोप की, एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो नोट दिस थिंग डाउन, दैट देर इज दिस इमेजरी ऑफ सिल्फ्स। ये ना सिल्फ्स की इमेजरी है, एंड सिल्फ्स हो गई आपकी, आई एम नॉट गेटिंग द एन, एन वाला वर्ड क्या था, मतलब सुपर इमेजरी जो यूज की गई है स्पेशली सिल्फ्स की, दिस इमेजरी एटसेट्रा ऑफ सिल्फ्स has been derived from 17th century Rosicrucian novel named as Comte de Gabalis. This was the name of the work, Comte de Gabalis. इससे सिल्फ्स की इमेजरी, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर, पोम में आपको देखने के लिए, हाँ वो होती है निम्फ्स, निम्फ्स होती हैं, ये ये होती थी गार्डियन एंजल्स टू प्रोटेक्ट द वर्जिनिटी ऑफ बिलिंडा, चेस्टिटी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट वर्जिनिटी और चेस्टिटी ऑफ विमेन, ठीक है। सो ये कॉम्टे दी गबालिस, दिस अगेन इज अ पी वैक्यू. So potential questions that can be asked in the paper. ठीक है. Next we move to the other work. तो रेप ऑफ द लॉक की समरी पढ़ेंगे. ये आपका सेकंड पीरियड आ जाता है. दिस इज द सेकंड पीरियड ऑफ पोप, जो कि आपका पीरियड ऑफ ट्रांसलेशन है. सो ही ट्रांसलेटेड होमर्स इलियड एंड ओडिसी, ठीक है. सेकेंड पीरियड में ही ट्रांसलेट्स इलियड एंड ओडिसी, दोनों ये वर्क्स हैं होमर के, ठीक है. सो मोर ऑफ पोप दैन होमर, मतलब ये ट्रांसलेशन वाज नॉट दैट मच गुड. इसमें पोप का राइटिंग इन्फ्लुएंस, इट वाज नॉट ट्रांसलेशन बट इट डिपिक्टेड पोप more than Homer. Neither he nor his age could understand or enter into the spirit of Homer or the Homeric word. The public wanted a readable version. So Alexander Pope ने उस वर्क का readable version translate करके लोगों को दिया. इट हैज एवरी मेरिट, मतलब लिखी बहुत, ट्रांसलेट अच्छी करी गई है, एक्सेप्ट फिडिलिटी टू द ओरिजिनल, मतलब उतनी ओरिजिनली ट्रांसलेट नहीं करी है जितनी इसको होना चाहिए था, ठीक है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, नोट डाउन. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. Next we move to his third period. The third period was known famously for him writing satire and didactic preaching, moral lessons, etc. ठीक है. He imitated the satires and epistles of Horace. So Horace ने भी epistles लिखे थे. Epistles I told you certain sorts of form of letters, ठीक है. So he in the prologue, ये इनका work है, epistle to Dr. Arbuthnot. Dr. Arbuthnot was a non-fiction writer in the age of Pope. We will be noting down the name of certain important non-fiction writers as well, ठीक है. So in the prologue to the epistle to Dr. Arbuthnot, Pope ने he has satirized Joseph Addison, who was a periodical writer during this particular time period, ठीक है.
Then we have the Dunciad series. This one, इसमें it is dedicated to goddess dullness. This is important. ठीक है. It is about dunces और bad poets. तो इसमें इन्होंने ड्राइडन का वर्क जो मैं आपको बता रही थी, he has taken inspiration from John Dryden. ड्राइडन ने मैक्फ्लेक्नो लिखा था उसका वर्जन. अच्छा, डंसियट जो है ये अलग अलग सीरीज में आई थी. ठीक है. इट वॉज अ रिप्लाई टू लुई थियोबोल्ड्स शेक्सपियर रीस्टोर्ड. तो अगर मैं आपको बताऊं ये डंसियट सीरीज लिखी क्यों गई थी, who was Pope trying to satirize? It was a reply, PYQ है ये आपका, a reply to Louis Theobald. Louis Theobald's Shakespeare Restored, in which he यानी कि लुई थियोबोल्ड अटैक्ड पोप. तो पोप ने उसके रिप्लाई में ये दे दी, ये पोम जो थी ये दे दी अलग अलग सीरीज में. सो डंसियाड का 1728-29 में वर्जन आया. न्यू डंसियट 1742. द कंप्लीट डंसियट, तो ये पता होना चाहिए, कंप्लीट डंसियट सीरीज वाज कंप्लीटेड इन 1743. So this work sought to expose society and humanity's foibles and vices. गलतियां, लोगों के फ्लॉज वगैरह. सो इसी पीरियड में, थर्ड पीरियड में, ही रोट एन इम्पोर्टेंट वर्क अगेन. ये भी मैंने आपको बताया कि इनके दोनों एसेज जो है उनका जॉनरा लिजिट पोम है. सो दिस इज अ पोम इन 4 एपिसल्स यानी 4 लेटर्स में लिखी गई है. ऑन द डिफेंस ऑफ द मॉरल गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्स ऑन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस. पोप वाज नॉट अ फिलोसोफर, ही डिड नॉट स्टडी मच, फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा नहीं मिली थी, he did not study much. ठीक है. ओनली अदर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर इन्होंने फिलोसफी को परस्यू करने की कोशिश करी. सो ही वाज होपलेसली कंफ्यूज्ड एंड सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क है एसे ऑन मैन. रिटोरिकल ब्यूटी एंड पावर है, मतलब पर्सुएड करने, रिटोरिक जो होता है वो होता है पर्सुएड करना लोगों को, पर्सुएशन की पावर जो है वो है. इट वाज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर वर्क दैट पोप नेवर कंप्लीटेड. ठीक है. सो पोप वांटेड टू राइट अ लार्जर वर्क of which essay on man was supposed to be a part of, but वो work ही complete नहीं हुआ, but this work was there. अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये आ जाते हैं कि इन्होंने 4 एपिसल्स लिखे इसमें. फर्स्ट एपिसल किस पे है? रिलेशंस बिटवीन ह्यूमंस एंड द यूनिवर्स. सेकेंड एपिसल डिस्कसेस ह्यूमंस एज इंडिविजुअल्स. थर्ड एपिसल्स डिस्कसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. सो इंडिविजुअल, सोसाइटी, ह्यूमंस एंड एज इंडिविजुअल्स. ठीक है. Humans and universe, humans as individuals, humans and society. And the fourth epistle questions the potential of individual happiness. It describes the order of the universe in terms of a hierarchy or chain. By virtue of their ability to reason, humans are placed above animals and plants in this hierarchy. This is important.
There are certain oft quoted lines. A little knowledge, ये little knowledge नहीं है, a little learning है, यहाँ पे भी learning होना चाहिए. A little learning is a dangerous thing. God said let Newton be and all was light. So ये चीज आपको important है. In Milton's Paradise Lost we saw Galileo. Here we are also seeing scientists being a part of the poetry, etc. The people, the literary writers were producing during their time periods. The proper study of mankind is man, to err is human, to forgive divine. Fools rush in where angels fear to tread. Very important. ये जो आपका लास्ट वाला है, इसका एक क्रॉस रेफरेंस साथ में ही दे रही हूँ. दिस वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये एक हमारे मॉडर्न एज में राइटर आएंगे, वर्जीनिया वुल्फ लोग वाली एज में एक राइटर आएंगे. अगर आपने उनकी बुक पढ़ी होगी पैसेज टू इंडिया, और if you would have read A Room with a View, तो name of the writer is E.M. Forster, Edward Morgan Forster. उन्होंने एक नॉवल लिखी थी based on this title. So E.M. Forster's inspiration for the novel, and the name of the novel was Where Angels Fear to Tread. ठीक है, so you can note this down. फिर हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ. He was a poet, he was a playwright as well. ठीक है, और इनका एक वर्क है जिसकी समरी आप पढ़ेंगे, known by the name The Vicar of Wakefield. You'll read its summary, इसकी समरी पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है, सो इनका जो PYQ आया था ओलिवर गोल्डस्मिथ का, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या एक फन फैक्ट बता देती हूँ अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ. Now, you will or would have seen many writers having certain sorts of controversies associated with them. जैसे Alexander Pope को एक लड़की ने mock कर दिया था about his height. ठीक है, so and he was a Catholic. So he was trying to approach a girl. तो उन्होंने, she didn't like him, so she mocked him in a work or something. So each and every writer you might see, जैसे अगर हम आगे चल के मॉडर्न एज पे पहुंचेंगे तो वहां पे हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स को कवर करेंगे. सुना होगा इनका नाम आपने. Who has written the poem Easter Rising 1916, Sailing to Byzantium. ठीक है, आपकी एक आध और पोम है which is not coming at the top of my head, but हाँ, मॉडर्न एज के राइटर. So W.B. Yeats was so much क्या कहते हैं आप उसको, infatuation कहते हो, है ना, because it can't be love. So he was so much infatuated with a girl. ठीक है, so मॉडगॉन था उनका नाम. So he was so much in love. She was an activist during that time period. क्योंकि अगर हम मॉडर्न एज में जाएंगे हम बहुत देखेंगे कि वहाँ पे राइटर्स, वहाँ पे बहुत सारी conflicts again will arise, people will be fighting. जैसे W.B. Yeats जो हैं, he will be an Irish writer, आयरलैंड से बिलोंग करते थे, तो he wanted to bring the Irish legacy back in the English writing, जो कि धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी. तो आयरिश रिवाइवल होगा, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. बट पॉइंट पे ये आते हैं कि हर एक राइटर की आप ना कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी देखोगे. जैसे W.B. Yeats जो थे,
उन्होंने he was falling for a girl named Maud Gonne, and she was an activist, so he liked her, but eventually she married another activist. ठीक है, during the Easter Rising या कुछ उन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली Maud Gonne ने. बहुत बार रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, I don't want to be with you, but he did not know the meaning of no. ठीक है. So what happened that after Maud Gonne की शादी हो गई, तो Maud Gonne had a girl. She had a daughter. Now, W.B. Yeats was so much obsessed with Maud Gonne's beauty that he now started, after the birth of her daughter, when she grew up, etc., she turned to a lady. ठीक है, जब अच्छे से वो ग्रो कर चुकी थी उनकी बेटी थोड़ा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे W.B. Yeats started approaching Maud Gonne की बेटी को. ठीक है. So what happened, what we see is that how obsessed he was with Maud Gonne, her point of views, etc., that he was like, okay, if I didn't get Maud Gonne, I'll try to approach her girl, her daughter, which was very wrong. ठीक है. So you can see writers turning a little bit sunky. हम सैमुअल जॉनसन को देखते हैं, सैमुअल जॉनसन इस एज में कहेंगे कि मैंने अकेले ने डिक्शनरी लिखी है, क्योंकि इट विल बी अ टास्क ऑफ 8 to 10 years, 8-10 साल लग जाएंगे सैमुअल जॉनसन को डिक्शनरी का वर्क स्टार्ट करके लिखते हुए. ठीक है. तो सैमुअल जॉनसन कहेंगे नहीं नहीं, ये तो मैंने खुद लिखी है, 8-10 साल मैंने लिखी है. बट इट वॉज अ कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ मेनी अदर राइटर्स इन द सेंस दैट मेनी अदर पीपल वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, बट दे वर नॉट गिवन द ड्यू क्रेडिट फॉर द सेम. ठीक है. तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ पे अगर हम आते हैं, तो ऑलिवर गोल्डस्मिथ साहब जो थे, ही डाइड इन डेट, कर्जे में मरे थे. ही वॉज वन सच पर्सन हु हैड प्लेड फ्लूट, हु हैड इन्होंने बांसुरी बजा के पैसे कमाए हैं, इन्होंने कहीं पे शायद वॉचमैन बन के भी पैसे कमाए हैं. ही हैड अर्नड मनी, एंड ही हैड अर्नड मनी टू गैम्बल, टू उसको उड़ाने के लिए, लोगों से कर्जा ले लेके रखने के लिए इन्होंने बड़े पैसे उड़ाए थे. ठीक है. सो ही डाइड इन डेट में डूब के मरे थे, कर्जे में मरे थे हमारे ऑलिवर गोल्डस्मिथ साहब. ठीक है. सो दैट वाज अ फन फैक्ट दैट थोड़ा थोड़ा आप लोग को पता होना चाहिए. कमिंग बैक अगेन टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही थी, इनका एक वर्क है ना, जो पोम आपको कल दी थी, एक विलेज डिस्क्राइब किया जाता है विच इज नोन बाय द नेम ऑबर्न विलेज. ऑबर्न विलेज जो है ये डिस्क्राइब किया जाता है इन द पोम titled The Deserted Village. ठीक है. इस पोम में हमें वो देखने के लिए मिलता है. तो ऑबर्न जो है, ऑबर्न जो हमको देखने के लिए मिलता है, इट इज, ही थिंक्स दैट दिस ऑबर्न विलेज इज एन आइडियल प्लेस टू बी. हाउ एन आइडियल विलेज शुड बी. सो ये आपका PYQ पूछा गया कि कौन से विलेज के बारे में he is talking about in the deserted village. So it is Auburn. ठीक है. Another fact that he wrote a play that was known as She Stoops to Conquer, beautifully written play. इसकी समरी भी आप पढ़ेंगे, very important. Each and every day I am giving you homework and I hope that you guys are following the same, क्योंकि stack करके रखते जाओगे तो overwhelm हो गए तो पढ़ा भी नहीं जाएगा anxiety की वजह से. ठीक है. So he wrote She Stoops to Conquer, which was original title उसका क्या था? Original title was Mistakes of a Night. ठीक है. So ये वर्क्स इनके लिखे हुए हैं. Please note. Oh God. All right. Then we have हमारे ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के राइटर्स. वी हैव मेलंकली एंड डिस्पेयर, ये इनकी थीम्स रहती थी. एलिजी वाज अ कॉमन फॉर्म. नाउ व्हाई एलिजी? व्हाई द ग्रेवयार्ड school of poets, they chose elegy as the right form for writing poetry.
because elegy is a poem which is written on the death of someone, mourning their loss, उनके मरने पे शोक जताते हैं जब आप, तो उनकी याद में जो लिखी जाती है पोम, उसको एलिजी बोला जाता है, ठीक है. Which brings me to another point that you guys would have gotten your literary terms का document uploaded on the application, so you should download them, get them printed, keep the hard copy, revise, learn, go through them once a day at least, ठीक है. चलो, anyways, come back here. So they were concerned with human mortality, मरने वाली, decay, aging and death, and they anticipated the Gothic novel. अच्छा, आने वाले टाइम पे romantic age जब आएगी, you guys will be seeing that in the romantic age we will be seeing Gothic novels coming up. Now these Gothic novels were also concerned much and more with decay, death, the theme of supernatural. तो इन्होंने अपनी ऐसी पोइट्री की थीम से एंटिसिपेट कर दिया कि आने वाले टाइम पे लोग मतलब the Gothic novel will be inspired somewhere or the other from the genre that these people would have written in, the death, decay, etc. These poems express the sorrow and pain of bereavement, किसी के मरने के दुख पे, evoke horror of death's physical manifestations. Physical manifestations, अगर आपने एडगर एलन पो का नाम सुना होगा, तो एडगर एलन पो has written many short stories. He was an American डिटेक्टिव फिक्शन लेके आए थे वो इन द गॉथिक जॉनरा, ठीक है. सो हम जब अमेरिकन लिटरेचर करेंगे, ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट एडगर एलन पो, बट गिविंग यू एन इंस्टेंस हियर, हॉरेस वॉलपोल हमारे ब्रिटिश लिटरेचर में इंपॉर्टेंट है. वी हैव Anne Radcliffe, Mysteries of Udolpho. We also have Matthew Louis, who has written the work named The Monk. We will be discussing them. अभी सिर्फ सुनो. These people, especially अगर हम एडगर एलन पो की बात करते हैं, he was also so much obsessed with death, decay. तो इनकी जो सेटिंग्स रहती हैं वो पुराने पुराने कैसल्स, ठीक है, बाहर जो कौवे हैं वो बोल रहे हैं रात को, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, अंधेरा है, डॉपलगैंजर्स हैं, डॉपलगैंजर्स हम शक्ल सॉर्ट ऑफ, ठीक है. सो हॉरर्स ऑफ डेथ, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, कि आप फिजिकली कैसे मरोगे, आपका सर कट जाएगा, गिर जाओगे कहीं पे. जैसे अगर हम बात करते हैं, there was this particular meme that I saw on Instagram. कोई ग्रीक या रोमन फिलोसोफर था, he died laughing on his own joke, ठीक है, he died laughing on his own joke. और हुमायूं जो थे, he died on the stairs, है ना. तो अलग अलग पीपल, अलग अलग कहानियां. ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, ट्रांजिटरी मतलब एवर चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग. ये वर्क मैंने आपको बोला था, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. मेडिटेटिव है, फिलोसॉफिकल टेंडेंसीज ऑफ ग्रेवयार्ड पोएट्री, फुलेस्ट एक्सप्रेशन. द पोएम इज अ डिग्निफाइड, जेंटली melancholy elegy celebrating the graves of humble and unknown villagers and suggesting that the life of rich and poor are alike and lead nothing but to the grave. Very beautifully mentioned. कि चाहे आप, मैं आज ही बता रही थी, मेरी जो पहली क्लास हुई है उसमें मैं I told that today morning I was watching an episode of the Great इंडियन कपिल शर्मा शो. उसमें सुधा मूर्ति जी आई थी, जो हमारी चिल्ड्रंस लिटरेचर वाली, माय ग्रैंडमदर्स बैग ऑफ स्टोरीज, है ना. शी इज द पायनियर ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. सो उनका, शी एंड हर हस्बैंड नारायण मूर्ति जी, बोथ ऑफ देम दे केम टू द शो, एंड शी इज ऑल्सो अ philanthropist. She was saying that people ask me, like, if I am earning very much, so on and so forth, why don't I, if I take a flight, why don't I sit in the business class, and why do I opt for the economy class? So she said it is basically the same thing for me. I am going to reach the same destination, the time utna hi time lagega, theek hai. It's just a mental pleasure that I might get, and even if I'm not getting the mental pleasure, why should I seek sitting in the बिजनेस क्लास, लिविंग द इकोनॉमी क्लास? पैसे ही ज्यादा लग रहे हैं, उसके ज्यादा क्या हो रहा है? कोई ज्यादा मेरे को उसमें टाइम पीरियड या ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस क्लास में बैठूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, ठीक है. सो शी टोल्ड अस दिस थिंग कि ये ट्रांजिएंट नेचर, ये रिच पुअर आर अलाइक, इस कॉन्टेक्स्ट में मौत के लिए सब इक्वल है. रिच को भी एक टाइम पे मौत आ सकती है, पुअर को भी. सो ही इज
humbly trying to discuss that. Then we have Thomas Parnell's Night Piece on Death. एडवर्ड यंग भी दिए गए आपकी बुक में, नाइट थॉट्स, रॉबर्ट ब्लेयर द ग्रेव। इन तीनों की प्लीज, इन तीनों पोम्स की बस समरी समरी पढ़ लेना, कहीं पे मिल जाए, अगर नहीं मिलती है तो जस्ट रीड अ छोटा मोटा सा रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर्स में एक दो पैराग्राफ में समरीज दी होती है, ठीक है। चलो I want you all to note down now along with me. Please note down certain important non fictional नॉन फिक्शन राइटर्स, मैं आपको कह रही थी ना, नॉन फिक्शनल वर्क्स, उनको हम लिखते हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन योर बुक्स। So number 1 we have Anthony Ashley Cooper. He wrote the work, सिर्फ इनके वर्क्स के नाम इंपॉर्टेंट है, जिनका मैं बताऊंगी, आपको कुछ पढ़ना है तो उसका आप देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ men, comma, manners, comma, opinions, comma, times, unquote, in the year 1711, and he also declared all beauty is truth। जिस आइडिया को कौन बढ़ाएगा, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ऑल दैट इज एंड ऑल इट इज ऑल दैट यू नीड टू नो, this idea of his, all beauty is truth, will inspire जॉन कीट्स इन द रोमांटिक एज, जो इसके बाद ही आ जाएगी, रोमांटिक एज में। The second one we have George Berkeley. He wrote a work, ऊपर कर रही हूँ स्क्रीन थोड़ा, फिर नीचे करती हूँ। He wrote a work, treatise concerning the principles of human knowledge, in the year 1710, and he gave us a hypothesis which came to be known as immaterial hypothesis। a concept दिया था इन्होंने, immaterial hypothesis का concept, which means no matter what can exist outside human intelligence, reality will be a product of the human mind। Note down these two, then I'll make you guys note down the other ones.
Then we have Alexander Pope's friend, Sir John Arbuthnot, Dr. John Arbuthnot. Number 3, we have John Arbuthnot. He was acquainted with Alexander Pope, Jonathan Swift, Gulliver's Travels, Modest Proposal, etc. वाले writer. And इनके works जो हैं, they are number 1, we have Memoirs of Martinus Scriblerus. पता है ना Scriblerus Club, ठीक है? Scriblerus in the year 1709. Then the history of John Bull, PYQ आपका आ चुका है ये. The history of John Bull in the year 1712-13, ठीक है? And this John Bull वाला जो history था, it was written to ridicule the Whig war policies. Then we have the third work, The Art of Political Writing, 1712. Number 4, very important economist, Adam Smith. इनका वर्क भी पूछा है, इसको मैं लिख रही हूँ. This has been your PYQ. So Adam Smith gave the theory of free trade, जिसको laissez faire बोला जाता है, ठीक है? So this has been, which means free trade. This has been your PYQ, ठीक है? ये आपका PYQ रह चुका है. Apart from that, इनके works लिख लेते हैं. The works that he wrote: Theory of Moral Sentiments, in the year 1753, and important PYQ, Wealth of Nations, 1776. This one is known as the book which established the modern economic theory, ठीक है? So he was known as father of economics, modern economics.
ठीक है। चलो वेट, नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 वी हैव एडवर्ड गिबन, PYQ। एडवर्ड गिबन wrote the work. Why is he known as? Why is he, what is he known for? Sorry, the work, The Decline and Fall of the Roman Empire. The Decline and Fall of the Roman Empire, 1776 से 83 तक ये वर्क लिखा था। Then we have the next one, number 6, Edmund Burke। Both of them are important, तो ये भी आपका PYQ पूछा गया है, ठीक है। Next one, Edmund Burke, he has written works like American Taxation in the year 1774, then Consolation with America, with America, 1775, but the most important work he is known for is for, and बहुत बार पूछा गया है, Reflections on the Revolution in France, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा है। In the year 1790, PYQ PYQ PYQ, ठीक है। Graveyard Poets we are done with। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी वर्क आ जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वर्स राइटर, जॉन गे, ही रोट अ ट्रेवेस्टी ऑफ द बेगर्स ओपरा। ये वर्क जॉन गे ने लिखा था, द बेगर्स ओपरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, जाना जाता है। आई थिंक ही विल बी गिवन इन योर बुक, लेट्स जस्ट ओपन इट। He is not given any which ways. Just note down, just note this down. John Gay, The Beggar's Opera. सेवनटीन 28 में लिखा गया था। देन वी हैव विलियम समरविल्स द चेस, सैमुअल गाथ, ये सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। द डिस्पेंसरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। जेम्स थॉमसन सीजन्स, इसकी समरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समरी पढ़ लीजिएगा। जॉन डायर ग्रोंगर हिल, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट येस ऑफ कोर्स जस्ट द नेम्स। मार्क एकिनसाइड, द प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन, रॉबर्ट डॉट्सले, रॉबर्ट डॉट्सले।
ठीक है, इसकी समरी आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बेगर्स ओपरा की समरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So you'll read the summary of the Beggar's Opera. Why am I saying this? Because इसके ऊपर जो है आगे चल के one of the writers in the modern time periods will write a parody of the same. ठीक है, so that's why the Three Penny Opera लिखेंगे हमारे बर्तोल्ट ब्रेथ जो है वो इससे इंस्पायर होके, इंस्पायर्ड बर्तोल्ट ब्रेथ टू राइट Three Penny Opera, which will be having the same characters as the Beggar's Opera. ठीक है. Then Christopher Smart, religious mania. He was sent to asylum. William Collins, Joseph Warton, Thomas Percy, एंटीक्वेरियनिज्म में इनका एंटीक्वेरी थे, ठीक है, जो हमने सोसाइटी ऑफ एंटीक्वेरीज देखी थी, ठीक है. ही रोट रेलिक्स ऑफ इंग्लिश एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, ये नाम लिख लो. थॉमस चैटर्टन, इन्होंने बोला था कि मैंने ना एक पोएट डिस्कवर कर लिया है, ठीक है, मैंने एक 15th सेंचुरी का मिडिएवल पोएट डिस्कवर करा है जिसका नाम है थॉमस राउली. तो हॉरेस वॉलपोल जो कि आगे चल के गॉथिक लिटरेचर लिखेंगे, ही विल से दैट नहीं, एंड ऐसा माना भी जाता है कि ऐसा कोई पोएट था नहीं, he was just making false claims. So he committed suicide at the age of 18. Monody on the death of Chatterton Coleridge ने लिखी है, ठीक है, एक पोम लिखी है on the death of Chatterton. Wordsworth created the myth of boy genius, the marvelous boy, the sleepless soul that perished in his pride. Wordsworth about Thomas Chatterton बोलते हैं ये. Note down please. William Wordsworth says this about Thomas Chatterton. ये बहुत important, चैटर्टन तो इम्पोर्टेंट है, ये पीवाईक्यू इनका आया हुआ है, ठीक है, चैटर्टन के रिलेटेड. ठीक है, देन आपकी ट्रांजिशन टू द रोमांटिक एज में ये दो ट्रांजिशन पोएट्स बोले जाते हैं, रॉबर्ट बर्न्स एंड जो मैं आपको अभी बोल रही थी इमर्जेंट कल्चर रेमंड विलियम्स के हिसाब से. तो ये कुछ ऐसी सीड्स बो जाएंगे फॉर द रोमांटिक राइटर्स, ठीक है, जिससे रोमांटिक राइटर्स इंस्पायर होंगे टू राइट पोएट्री इन द लैंग्वेज, टू राइट सिंपल पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन एटसेट्रा. सो ये ट्रांजिशन पोएट्स बोले जाते हैं, ठीक है. विलियम काउपर on the loss of the Royal George, John Gilpin's right, the task has been asked as a PYQ. ये आपका PYQ पूछा गया है विलियम कूपर का, ठीक है. रॉबर्ट बर्न्स, ह्यूमैनिटी, कंट्रीसाइड, नेचर, लेबरर्स लॉट, क्लास इनइक्वालिटी, तो ये इनके वर्क्स हैं रॉबर्ट बर्न्स के. रॉबर्ट बर्न्स ने एक और भी वर्क लिखा था, he wrote a very short poem. He wrote this poem
a red, red rose. Oh, my love is like a red, red rose that newly sprung in June. Oh, my love is like the melody that sweetly played in tune. So fair art thou, my bonny lass. Bonny lass, beautiful ladki. ठीक है. So fair art thou, my bonny lass, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gan dry. तब जब तक तो पूरी सीज जो हैं तब तक पूरा समुद्र सूखा नहीं पड़ जाता, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूंगा. Till all the seas can dry, my dear, and all the rocks melt with the sun. All the rocks melt with the sun. I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. And fare thee well, my only love, and fare thee well a while. And I will come again, my love, though it were 10,000 miles. ठीक है. So this is the poem written by Robert Burns. Red Red Rose. A Red Red Rose भी इनकी important poem है. Love song sort of a poem that he wrote. ठीक है. And कुछ आपके जो हैं, I want you all to write down certain miscellaneous writers. कुछ miscellaneous writers I want you all to note down because they are also important. PYQs में पूछे गए तो इनको लिख लीजिए. Number 1 that we have here is Matthew Prior. Matthew Prior. He has written The Hind and the Panther. This is not the full title क्योंकि ये किसी और बुक का टाइटल है, उससे इंस्पायर होके इन्होंने लिखा था. The Hind and the Panther transversed to the story of the this is the name of the work, to the story of the country and city mouse. PYQ है ये, country and city mouse in the year 1687. ठीक है. So this work of his, Matthew Prior का ये work जो था, it was a parody on or of, sorry, a parody of Dryden, John Dryden's The Hind and the Panther. Political sort of a work लिखा था इन्होंने. The Hind and the Panther, John Dryden ने जो लिखा था उसकी वो है. So hind was referred to as the Roman Catholic Church. On the other hand, panther referring to the Church of England, Protestants की. The Church of England, the Church of the Protestant people. Then Beggar's Opera मैंने आपको बता दिया. ठीक है. जॉन गेन का एक और वर्क है, दैट इज फेबल्स. 1727 में उन्होंने लिखा था. एक मिनट में यहीं पे लिखवा देती हूँ आपको. इट्स ऑल्सो रिटन अ वर्क नेम्ड फेबल्स इन द ईयर 1727. अच्छा, ये बैलेड्स ओपरा है, इसमें म्यूजिक भी है. ठीक है, म्यूजिक और सॉन्ग्स भी है. देन वी हैव द अदर वन, द सेकंड वन हियर, दैट इज जॉन फिलिप्स. जॉन Phillips. The work, PYQ, ये भी PYQ है आपका. This is also PYQ. Named as the Splendid Shilling. Shilling sort of a currency होती थी. Splendid Shilling in the year 1705 he wrote this. ठीक है. अदर टाइटल, स्प्लेंडेड शिलिंग का अदर टाइटल क्या है? अदर टाइटल है इमिटेशन ऑफ मिल्टन. इट इज अ बर्लेस्क, यानी सीरियस चीज को, ट्रिवियल चीज को सीरियस तरीके से दिखाया है. ठीक है. बर्लेस्क मीन्स टेकिंग समथिंग सीरियस and make it funny.
ठीक है. And with this we have come to the end of the poetry writers, graveyard poets, दूसरे poets, the other prose verse writers as well. और बाकी अब जो नॉवल या प्रोज राइटर्स में बाकी हम करेंगे डैनियल डीफो, जॉनथन स्विफ्ट, ठीक है. वी विल डू सैमुअल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. ठीक है. सो होमवर्क आप ऑलरेडी साथ साथ में मेंशन इन इनकी समरी, साथ में एक डायरी या पेपर लेके बैठ जाया करो आज का होमवर्क लिखने के लिए कि आज मैम ने ये बोला, इसकी भी पढ़नी है, या मार्क कर लिया करो HW करके. ठीक है. All right. So with this we come to the end of our session, and we will be meeting tomorrow, wherein we will be doing the writers, जहाँ पे हम पहली novel लिखी हुई देखेंगे, which will be the first novel ever written in English, known by the name Pamela by Samuel Richardson. ठीक है. So thank you so much for joining. Have a wonderful day. Bye bye. Take care.